हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का सॉल्व्ड पेपर और उसमें जो जीएस के 1 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा ताकि आप उस समय में आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन मंडल। इसके बारे में मैं थोड़ी व्याख्या भी कर देता हूँ। जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं तो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी को समताप मंडल बोलते हैं और समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन मंडल आती है। फिर नंबर 3 पे क्या आती है? नंबर 3 पे आती है आपकी मध्यमंडल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लें या फिर नोट्स बना लें क्योंकि यहाँ पे राइटिंग करते हुए नहीं बन रहा है। फिर नंबर 4 पे जो आएगी वो आएगी आयन मंडल और नंबर 5 पे आएगी, उसका नाम है बाह्य मंडल। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतना कवर कर लिया है। यदि आपको वायुमंडल कंप्लीट तरीके से पढ़ना है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने बना रखी है। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूर्त, ऑप्शन बी टिपी, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी क्रॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूर्तु। क्या कहते हैं? इसे यूर्तु कहते हैं। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जो इग्लू है ये कौन सा है? जो इग्लू है यानी ऑप्शन सी, ये बर्फ के बनाए गए घर होते हैं। ये इसकी बात हो रही है जो कि जो बर्फीले इलाके होते हैं, जैसे रूस का इलाका है, जो साइबेरिया का इलाका है रूस का, वहाँ पे आपको ऑलरेडी से पता होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। या फिर जो यूएसए का अलास्का वाला रीजन है और जो ग्रीनलैंड है, वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो बर्फ़ के घर में रहती हैं और उन्हीं घरों को या उन्हीं निवास स्थान को हम इग्लू कहते हैं। फिर उसके बाद में देख लेते हैं क्रॉल क्या है ये। तो ये क्या है? ये भी जो मध्य अफ्रीका है वहाँ पर जो जनजातियाँ जिस घर में रहती हैं उसे हम क्रॉल बोलते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। आपको सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है बल्कि ये भी याद रखना है कि जो मिशन इंद्रधनुष है ये किससे संबंधित है। तो ये देखो क्वेश्चन में ही दिया गया है, मिशन टीकाकरण से संबंधित है। जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। साथ में आप इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन सेम ऐसे ही आ जाए। यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न में ही कई प्रश्न मिल जाएंगे और प्रश्न में ही कभी कभी उत्तर भी छिपा होता है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीनार्थ प्रबंधन, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी स्वर्णमान और ऑप्शन डी कर्व ट्रेंडिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्वर्णमान।
अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। जो मुद्रा संकुचन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब मंदी की अवस्था आती है तो उस समय जो मुद्रा होती है उसकी स्थिति मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। यदि आपको संकुचन का मतलब पता होगा फिर भी आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि संकुचन का मतलब ही होता है क्या करना, उसकी डिवैल्यूएशन कर देना, यानी उसको कम कर देना। या ये बोल लें कि मुद्रा है वो बाजार में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित या फिर उपलब्ध होती है, या फिर ये बोल लें कि जो बाजार की तरलता होती है वह कम हो जाती है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए सर जॉन मैकफरसन, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात सर जॉन शोर, और इसी के कार्यकाल में खारदा का युद्ध भी हुआ था। तो साथ में आप इसे ये भी ध्यान रखें। फिर है प्रश्न संख्या 6। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 86, ऑप्शन सी अनुच्छेद 97, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 74। यदि इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट नहीं आता है फिर भी हम इसे एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं आइए आपको समझाते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 65 है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ना कि ये मंत्री परिषद से संबंधित है, तो इसे हम ऐसे ही काट सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 97 में मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है। और ना तो 86 राष्ट्रपति या मंत्री परिषद से संबंधित है। जब तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन बच जाएगा वह ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए अब जान लेते हैं जो संसद है, संसद में 2 सदन पाए जाते हैं, यानी संसद में 2 सदन होते हैं। एक को हम राज्यसभा और एक को हम लोकसभा कहते हैं। जो राज्यसभा है वह स्थायी सदन है। अब देखिए स्थायी सदन मैंने कहाँ से लिया, मैंने प्रश्न से ही लिया है। ये देखो स्थायी सदन दिया हुआ है इसके ऊपर। स्थायी का मतलब होता है कि जो राज्यसभा है वह कभी विघटित या फिर भंग नहीं होगी, जबकि लोकसभा है वह 5 साल के लिए गठित की जाती है और उसके बाद वह स्थगित या फिर विघटित हो जाती है। बीच बीच में भी जब जो गवर्नमेंट होती है वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है या उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन बीच में भी वो लोकसभा यानी विघटित हो सकती है। और वहीं राज्यसभा स्थायी सदन है तो फिर लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। मानव सेवा के लिए मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑप्शन सी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ऑप्शन डी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो जिनेवा शहर है स्विट्जरलैंड का, उसमें रेड क्रॉस का एचओ यानी हेड ऑफिस स्थित है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि स्विट्जरलैंड है, उसकी कैपिटल जिनेवा नहीं है, उसकी कैपिटल आई थिंक बर्न है। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। फिर देख लेते हैं, यहाँ से एक मैं आपको फैक्ट्स और बताता चलूँ। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यानी यहाँ पे जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में ही यूनेस्को का एचओ यानी हेड ऑफिस या फिर मुख्यालय स्थित है। साथ में ये भी ध्यान रखें। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 29 अगस्त। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। जो शांति निकेतन है, इसे आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये है क्या, मतलब नाम से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन क्या है, ये एक विद्यालय है जो कि बाद में विश्वविद्यालय बना दिया गया। यानी वर्तमान में बोलने तो क्या है, ये एक विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल का। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल, इसे शॉर्ट में इंग्लिश में एसएसबी बोलते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1965। फ्रेंड्स, जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आपको एक छोटी सी चीज़ पता है कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ में कर लेंगे। बल्कि इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ था। लेकिन यदि आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ पता है भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ में कर लेंगे। कैसे, देखिए, भारत और चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था, है ना। किसमें हुआ था? 1962 में हुआ था। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये कह रहा है, देखना प्रश्न में ही भाई समझना, भारत चीन युद्ध के बाद जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, तो उसके बाद की बात हो रही है, यानी 63, 64 या 65 में कहीं एसएसबी की स्थापना हुई होगी। यानी 1962 से पहले जितने भी ऑप्शन हैं आप उन्हें कट कर दें। क्यों? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में ही कहा गया है। यानी यदि हम इस तरीके से बोलें कि इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसका युद्ध 1962 में हुआ और इसके बाद में एसएसबी की स्थापना की गई। तो इसका मतलब है 1962 से पहले जितने भी ऑप्शन हैं उन्हें आप काट दें, यानी कैंसिल कर दें। तो 1960 कैंसिल हो गया ना, क्योंकि भाई कैसे, 1962 में तो युद्ध ही हुआ, तो ये तो 1960 इसके पहले पड़ता है। फिर 58 ये भी कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन डी 1965। अब यहाँ आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, जब युद्ध होता है, युद्ध खत्म होगा, है ना, 62 में शुरू हुआ, युद्ध काफ़ी दिन तक चलता रहता है। उसके बाद में प्रॉपरली जो देश हारता है या जो जीतता है, वहाँ पे काफ़ी वाद विवाद होता है, वहाँ पे समितियाँ गठित की जाती हैं, और जो देश हार जाता है फिर वहाँ पे ना समितियाँ गठित की जाती हैं, वो विचार करती हैं, अध्ययन करती हैं कि आखिरकार में हमारा देश युद्ध क्यों हार गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, यानी 63, तो कहने का मतलब है 63 ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन डी 65, है ना। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न को लगाया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है एक तरीके से। यदि आपको ये समझ में आ गया तो बिलीव मी, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आता है वो क्वेश्चन आपको चुटकियों में आपसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ, फिर खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध 1528, ऑप्शन डी बिलग्राम का युद्ध 1540। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिलग्राम का युद्ध 1940। इसे देखना कैसे हम माफ़ी चाहता हूँ, बीच में खांसी आ रही है मुझे। इसे कैसे कर सकते हैं, पानीपत का युद्ध यदि आपको पता होगा किसके किसके मध्य में होगा तो इसका तो आंसर होगा ही नहीं, है ना, ये तो होगा ही नहीं भाई। बाबर के मध्य हुआ था, और जो कौन था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, तो उसके मध्य हुआ था। तो ये कहाँ से आ जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 12 है, 13 आनी चाहिए, लेकिन स्कैन करते टाइम यानी PDF बनाते टाइम 13 और 14 प्रश्न संख्या नहीं आ पाई है, ठीक है। फॉर इट आई एम अपोलोगाइज। सो 15 क्या है, पीपल्स डेली किस एशियाई देश में से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। ए कोलंबो जो कि श्रीलंका की कैपिटल है, फिर ऑप्शन बी बीजिंग जो कि चीन की कैपिटल है, ऑप्शन डी दिल्ली, यह मैं नहीं बताऊंगा, सभी को पता ही होगी, ऑप्शन डी ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बीजिंग से इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता है। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी भगवती देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सिर्फ प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ही भारतीय नहीं थे, बल्कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो साथ में ये भी याद रखें। फिर क्या है प्रश्न संख्या 17। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी वाटर पोलो से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन से ये संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा, यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जिस ईयर में एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से जो पुराने करंट अफेयर हैं वो तो आने वाले नहीं हैं और आपको उनसे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए जो करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, बल्कि जो प्रेजेंट टाइम है आप उस पर ध्यान दें। मतलब जो प्रेजेंट की करंट अफेयर है आप उसे देखें। प्रश्न संख्या 18। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी प्रन्यास परिषद, ऑप्शन डी सचिवालय।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। अब देखना यहाँ पे, यदि मान लिया आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप इनडायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। यदि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो तो जो सुरक्षा परिषद है इसे हम इंग्लिश में UNSC बोलते हैं और जिसे हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं। अब यहाँ पे देखना जरा भाई, पुलिसमैन है ना, पुलिसमैन का काम ही क्या होता है, देखना या फिर शांति व्यवस्था बनाए रखना, या फिर क्या बोले जो देश में विधि होती है, विधान होती है, उसे क्या करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। तो सुरक्षा परिषद, भाई सुरक्षा परिषद का काम यही है कि जो देश है वहाँ पे शांति बनाए रखना, वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो आप यहाँ से इसका अर्थ निकाल कर भी ऑप्शन सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। और इसके साथ में ये भी याद रखें, जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम शॉर्ट में UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लेते हैं प्रश्न संख्या 19। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1972, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1962, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1977। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भारतनाट्यम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मोहिनीअट्टम में पारंगत है। वहीं जो कुचिपुड़ी है, फिर है क्वेश्चन संख्या 21। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी खुशबंत सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी खुशबंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर लेते हैं प्रश्न संख्या 22। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उड़ीसा की विधानसभा ने ये विधेयक पारित किया है। प्रश्न संख्या 23। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। यदि आपको ये डायरेक्टली आंसर नहीं पता है तो इनडायरेक्टली निकालने के लिए आपको यदि इतना पता है कि सुजलाम अभियान किससे संबंधित है तो ये जल से संबंधित है। यदि इतना पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब जल से संबंधित है तो कौन सा मंत्रालय इससे संबंधित काम करेगा, तो जल शक्ति मंत्रालय, मतलब जल शक्ति मंत्रालय ही जल के बारे में देखता है और उससे संबंधित नियम कानून बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आप इनडायरेक्ट निकाल सकते थे। फिर क्वेश्चन संख्या 24 है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गुरमुखी, ऑप्शन सी, जो सी और डी ऑप्शन है ये नहीं आपको दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्कैन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है। ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के हमने 24 क्वेश्चन कवर किए हैं। 25वां क्वेश्चन स्कैन करने में नहीं आया है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और आप कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि 24 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। वीडियो यदि आपको पसंद आई है
तो आप अपना उत्तरदायित्व निभाएं। जल्दी ही सेकेंड वीडियो भी मैं इस पे बनाने वाला हूं, यानी जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 26 से 50 तक कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं सिर्फ 2021 का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे तक के भी जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व कराऊंगा।